हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफ़ी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 11 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है लेट्स स्पैक्स इन विद स्ट्रिंजेंट राइडर्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल का प्रमुख बिंदु, क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को विशेष प्रायोजन अधिग्रहण कंपनियों स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज स्पैक्स को भारत में स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए, जबकि पहले से ही इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म मौजूद है और जिन्हें परिष्कृत करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि न्यूनतम शोर शराबे के साथ स्टार्टअप कंपनियों को सार्वजनिक होने में मदद किया जा सके। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है स्पैक्स की, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या स्पैक्स, अब ये स्पैक्स होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि क्या स्पैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि भारत में ऑलरेडी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। अब ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है क्या? देखिए, सेबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया और ये बहुत ही एक ऐसा रिफ्रेशिंग इनिशिएटिव बताया जा रहा है जो कि अलग अलग छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो फंडिंग, जो कैपिटल का इशू है उसको एड्रेस करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एवेन्यू बन सकता है आने वाले समय के लिए स्टार्टअप्स के लिए, जहां पर स्टार्टअप्स को जो कैपिटल रिलेटेड इश्यूज हैं वो बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये जितनी भी कैपिटल अवेलेबल है किसी भी स्टार्टअप की उसको 5 वर्षों के अंदर 2 गुना कर देगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो फंडिंग, जहां तक हम लोग बात करें स्टार्टअप्स की, 70 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की फंडिंग देने के संदर्भ में बात की जा रही है। यहाँ पर किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमें वेंचर कैपिटल चाहिए, लेकिन यदि एक बार ये आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म अगर आ गया तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल की जो ज़रूरत पड़ रही है और ये जो एक बहुत बड़ा गैप है इसको भरने में जो आपका इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी कामयाब हो सकता है। संभवतः कंपनियों और निवेशकों को रिटर्न की तलाश में आइडिया और कैपिटल को संयुक्त कर सकने के लिए एक और विकल्प देना उपयुक्त ही है ताकि वे नए वैल्यू एंड ग्रोथ का सृजन कर सकें। अब देखिए, लोगों का मानना ये कि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म, एक से भले दो, ये अप्रोच है। हर कंपनी को, निवेशकों को अपना जो आमदनी है, अपना जो रिटर्न है उसको बढ़ाने की जो अप्रोच है पूरी छूट होनी चाहिए उसके पास कि वो ये सारे इनिशिएटिव्स ले सके। साथ ही साथ आइडिया, किसी भी स्टार्टअप के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइडिया, और आइडिया के बाद आती है कैपिटल। अब यदि ये स्पैक्स को इंट्रोड्यूस करके अगर आइडिया और कैपिटल ये दोनों के दोनों मसले अगर हल हो जाते हैं तब मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ सेबी चाहे तो किसी नए स्पैक के प्रायोजक के लिए उपयुक्त ट्रैक रिकॉर्ड होने की आवश्यकता की शर्त को आरोपित कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कंडीशन सेबी अपने एंड से लगा सकता है कि यदि किसी भी स्पैक को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया हो, उसके लिए जो गाइडलाइंस हो, वो पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपका सेबी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब ये स्पैक होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। स्पैक एक तरीके की शेल कंपनी होती है जिसे इस इरादे से खड़ा किया जाता है कि उसे सार्वजनिक होने की इच्छा रखती है, किसी निजी कंपनी के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश
की लागत और जटिलता के बिना विलय कराया जा सके। अब ये देखिए, ये जो स्पैक है एक तरीके की शेल कंपनी है, रियल में नहीं है, एक तरीके की ये शेल कंपनी है, जिसको खड़ा करने का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी निजी कंपनी को यदि हम लोग आईपीओ उसका लॉन्च करते हैं तो बड़े आराम से वो जो शेल कंपनी है स्पैक और उस निजी कंपनी को मिला करके बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, बिना किसी इशू के साथ मार्केट में उनका आईपीओ हम लोग रिलीज कर सकें। अब यहाँ पे ये बात आपको समझने वाली है कि ये जो शेल कंपनी का रेफरेंस यहाँ पे दे करके रखा जा रहा है वो इसलिए दे करके रखा जा रहा है क्योंकि शेल कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता और इसलिए सामान्य रूप से वे सार्वजनिक होने की योग्यता नहीं रखते हैं। अब आप एक बात बताइए, जिस कंपनी को आप जानते ही नहीं है आप उसको किस तरीके से पब्लिक कर सकते हैं? क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी शेल कंपनी को किसी जानी मानी कंपनी के साथ ला करके अगर साथ में अगर हम लोग खड़ा करते हैं तो कंडीशन जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन सिर्फ यदि एक शेल कंपनी को ही हम लोग ला करके मार्केट में पब्लिक करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और सबसे बड़ी बात वो क्वालिटी, आप ये कह सकते हैं कि वो जो क्राइटेरिया है वही फुलफिल नहीं होगा। इसलिए सेबी को उनके लिए नए प्रावधानों का निर्माण करना होगा या फिर स्टार्टअप के लिए सृजित प्लेटफॉर्म में उन्हें समायोजित करना होगा। अब या तो सेबी ये कर सकती है कि जो पहले से जो इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे जिन प्राइवेट कंपनीज को हम पब्लिक करने की बात कर रहे हैं उनके साथ मिलाएं इन शेल कंपनीज को, या तो जो स्टार्टअप्स के प्लेटफॉर्म हैं इन स्पैक्स को या इन शेल कंपनीज को उन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स पर इंट्रोड्यूस किया जाए। स्पैक के शेयरों की सार्वजनिक पेशकश से निवेशकों, व्यक्तियों, फंड की ग्राहकता उसके प्रायोजकों की साख और विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। अब देखिए, कोई भी जो स्पैक है उसके शेयर्स की वैल्यू जो है, उसके इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, किस तरीके का उनकी फंडिंग रही है, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो कैसे हैं, प्लस ये स्पैक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी खुद की क्रेडिबिलिटी, इसकी खुद की विश्वसनीयता कैसी है, इन सब मामलों को ध्यान में रख करके तब स्पैक के शेयर्स की हम लोग बात करते हैं। उदाहरण के लिए पर्सिंग स्क्वायर कैपिटल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसके मालिक हैं बिल एक्मन। उन्होंने अपने स्पैक के लिए अपने नाम पर, आप ये समझिए कि उनका नाम इतना बड़ा था, उनका वर्क एथिक्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि उन्होंने अपने नाम के जरिए अपनी एक शेल कंपनी के लिए $4 बिलियन जुटा लिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सही से, अगर आपकी रेपुटेशन है, आपके पास अच्छे स्पॉन्सर्स हैं तो ज़रूर आप अपनी शेल कंपनी को बिल्कुल पब्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार जुटाए गए धन को एक ट्रस्ट में रखा जाता है और इस पर ब्याज प्राप्त होता है। प्रायोजक को 2 वर्षों के भीतर अधिग्रहण लक्ष्य की पहचान करने और उसे खरीदने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा निवेशकों को ब्याज के साथ उनके पैसे वापस करने होंगे। यदि कोई निजी कंपनी सूचीबद्ध स्पैक के साथ रिवर्स मर्जर करती है तो प्रायोजक को विलय की गई इकाई का 1 अंश मुफ्त में मिलता है। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है, ठीक है, कि ये रिवर्स मर्जर क्या होता है। अब रिवर्स मर्जर या फिर रिवर्स टेकओवर या रिवर्स आईपीओ, किसी भी प्राइवेट कंपनी को जब कोई पब्लिक कंपनी एक्वायर कर लेती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स मर्जर। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो ये पूरा का पूरा जो लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक करने का, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बचा सके या उस पूरे प्रोसेस से बच सके। इस वजह से ये ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है। स्पैक के निवेशक स्वयं को निजी इक्विटी या वेंचर फंड की योगदान का कर्ता जैसा पाते हैं, जिन्हें गूगल या फेसबुक जैसे भविष्य के किसी कॉर्पोरेट स्टार कंपनी तक अपेक्षाकृत पूर्व या आरंभिक पहुंच प्राप्त होती है। स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों को सार्वजनिक निधि तक आसान पहुंच प्राप्त होती है। अब आप एक चीज ये समझिए कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं या जो उनके निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके की जो लॉन्चेस हैं, इस तरीके के जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, इनको सर्च करते रहते हैं। एंड मोर ओवर क्योंकि मार्केट में है तो इन स्पैक ओनर्स को पता होता है कि भाई मार्केट में इस समय क्या चल रहा है या मार्केट के हालात कैसे हैं, आगे का रास्ता। लेकिन यह भी है कि परिकथाओं में भी तो बुरी चुड़ैलें मौजूद होती थी, लेकिन हर चीज़ जो इतनी आसान, इतनी सिंपल होती हुई दिखाई दे रही है, इतनी सिंपल है नहीं। भविष्य का कोई हर्षद मेहता एक स्पैक को प्रायोजित कर इसे किसी शारदा फिनटेक के साथ विलय कर पुरानी कहावत को सच कर सकता है कि मूर्ख के पास दौलत नहीं ठहरती। यहाँ पे यही बात है कि भाई ये जो स्पैक है, कई लोग इन स्पैक्स का गलत फायदा भी उठा सकते हैं।
गलत तरीके से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या अपने जो फायदे हैं उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके का सरकार का मानना है, सरकार का सोचना है कि सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा इस तरीके के प्रोसेसेस से, हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो सरकार के साथ ना शेयर करके वो अपने पास ही रख लें। सेबी को दोनों उपाय करने होंगे। एक तो कम महंगे आईपीओ सुनिश्चित करें। सबसे पहले काम जो सेबी को करना चाहिए वो ये कि जो आईपीओ होते हैं, इन आईपीओस की जो प्राइसेस हैं इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि इन आईपीओ की प्राइसेस जो है वो कम रहे। दूसरा, स्पैक को इस शर्त पर अनुमति दें कि प्रायोजक लाभ तभी उठा सकेगा जब विलय की गई इकाई के शेयरों ने स्पैक के निर्गम मूल्यों के ऊपर एक स्थिर प्रीमियम प्राप्त कर लिया हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई एक टारगेट सेट कर देना चाहिए कि टारगेट ऐसा आपने सेट कर दिया कि जब आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर टारगेट आपने स्टैब्लिश करके रखा है कि भाई इतना जब रेवेन्यू हो जाएगा उसके बाद आप बिल्कुल पूरे तरीके से, ये आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं स्पैक के, वो मर्जर का पूरा लाभ तभी उठा सकते हैं, उसी केस में उठा सकते हैं जब एक पर्टिकुलर बॉर्डर हमने टच कर दिया कि हाँ भाई इतना रेवेन्यू हमारे पास आ जाए, उसके बाद ही प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो आपके साथ की जाएगी। तो यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।